इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कंबाइंड इवेंट्स की। तो कंबाइंड इवेंट्स से पहले ज़रा हम बात करते हैं इवेंट क्या होता है, ज़रा डेप्थ में जाते हैं इवेंट की। सही, इवेंट की मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है कि अ सेट ऑफ आउटकम्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। सही है, क्या मतलब हुआ इस बात का, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो देखिए मेरे पास दो आउटकम्स हो सकते हैं, दो पॉसिबल आउटकम्स। एक, या तो मेरे पास हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, जब भी मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा या तो मेरे पास हेड आ सकता है या मेरे पास टेल आ सकता है। ठीक है, तो अब ये टॉसिंग या कॉइन जो है दैट इज माय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ ये मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया। और इस एक्सपेरिमेंट के जो दो आउटकम्स हैं हेड्स और टेल्स, ये हो गए मेरे इवेंट्स। सही है, तो इवेंट क्या होता है, अ सेट ऑफ आउटकम्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के, टॉसिंग अ कॉइन जैसे कि एक्सपेरिमेंट है, उसके जो भी आउटकम्स होंगे हेड्स और टेल, दैट विल बी कॉल्ड इवेंट्स। कंबाइंड इवेंट्स क्या होते हैं, कंबाइंड इवेंट्स के अंदर हम बात करेंगे बेसिकली एक से ज्यादा इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, या तो वो साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे या फिर एक के बाद दूसरा इवेंट हो रहा होगा। सही है, तो ये हो रहा होगा बेसिकली, इसकी प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, इनको हम जरा बाद में आके देखते हैं। पहले हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। अब जैसे कि नाम से आपको समझ आ रहा होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से इवेंट होते हैं कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती। सही है, यानी कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, दोनों एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। सही है, डेफिनेशन है वन इवेंट हैपनिंग डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, टॉसिंग अ कॉइन एंड रोलिंग अ डाई टुगेदर। ठीक है, मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ और एक डाई रोल कर रहा हूँ एक साथ। ठीक है, एक हाथ से मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ, एक हाथ से मैं डाइस फेंक रहा हूँ। सही है, तो अब यहाँ पर होगा क्या कि जो भी मेरे पास कॉइन का आउटकम होगा हेड्स या टेल, उसका डाइस के आउटकम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। डाइस के ऊपर मेरे पास क्या नंबर आता है इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि कॉइन के ऊपर हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि भाई अगर कॉइन पे हेड आ गया ना तो इसका मतलब है कि डाइस पे 4 आएगा, अगर डाइस पे 6 आ गया ना इसका मतलब है कि कॉइन जो मैं टॉस कर रहा हूँ इस पर टेल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। कॉइन के ऊपर हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है, डाइस के ऊपर 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है हेड्स एंड 4 की। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बतानी है, हेड्स एंड 4 की। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बेसिकली ये लिखा था कि जब भी आपके पास एंड का कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है तो आप क्या करेंगे, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को लूंगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही है, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज होंगी, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आ जाएगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा था कि आपके पास एंड का जब वर्ड यूज हो रहा होगा तो आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसी तरीके से डिपेंडेंट इवेंट्स की बात कर लेते हैं। अब डिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, यानी कि दोनों इवेंट्स का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक होता है। सही है, दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट आता है। एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि अ बैग हैज 3 ग्रीन बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स। ठीक है, एक बैग है उसमें 5 बॉल्स हैं, 3 ग्रीन है 2 ब्लू है। 2 बॉल्स आर चोजन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है इसको जरा आगे समझते हैं। ठीक है, सबसे वो सवाल में कह रहे हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन देन ब्लू। सही, देखें बात यह है कि हमारे पास एक बैग है जिसमें 5 बॉल हैं, 3 ग्रीन है और 2 ब्लू। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मसला ये है, मतलब ये है कि हमने 2 बॉलें निकाल ली, तो एक बॉल हमने निकाल ली, उसके बाद पीछे बच गई 4 बॉलें, अब उसमें से हमें एक निकालनी है। यानी कि जो एक बॉल हमने सबसे पहले निकाली थी ना उसको हम वापस नहीं रख रहे हैं। ठीक है, उसको निकाल के साइड पे रख दे रहे हैं और उसके बाद जो बाकी बॉलें बच रही हैं उसमें से फिर हम निकाल रहे हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रीन देन ब्लू की, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने 2 बॉल्स निकाली, तो जो पहली बॉल है ना वो ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी वाली ब्लू होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास एक बैग है जिसमें 5 बॉलें हैं, 3 ग्रीन और 2 ब्लू। अगर मुझे सबसे पहले अब इस बैग में से ग्रीन बॉल चाहिए, अगर मुझे ग्रीन बॉल चाहिए तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/5। मेरे फेवरेबल आउटकम्स 3 हैं और टोटल आउटकम्स 5 हैं। अब जब मैंने एक ग्रीन बॉल यहां से निकाल ली तो मेरे पास बच जाएंगी 4 बॉलें, 2 ग्रीन 2 ब्लू। सही है, अब मुझे इसमें से ब्लू चाहिए, तो इसमें से ब्लू चाहिए तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2, और जो मेरे टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 4। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2/4 मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल आफ्टर द ग्रीन बॉल। सही है, ग्रीन एक निकल गई है उसके बाद ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी।
ठीक है, अगर मेरे पास ग्रीन भी यहाँ पर होती ना तो मेरे पास ब्लू की प्रोबेबिलिटी 2/5 आती, प्रोबेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। सही है कि इस इवेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। सही, तो हमने ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल ली और बी आफ्टर जी, यानी कि ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल आफ्टर ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब हमें सिंपल काम ये करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड यूज हुआ है वो देन का यूज हुआ है, ग्रीन देन ब्लू। सही है, तो एंड यूज हो या देन यूज हो, आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई। यानी कि बेसिकली बात ये हो रही है कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे या फिर आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, इंडिपेंडेंट की सूरत में एंड होगा, डिपेंडेंट में देन होगा। तो अगर तो इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो आप क्या करेंगे, उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बस डिपेंडेंट इवेंट्स की जो सिचुएशन है ना उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए की। ठीक है, कि एक इवेंट के होने के बाद दूसरे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो। इंडिपेंडेंट में तो ये होगा कि दोनों का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। सही, तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो अलग अलग आएंगी, लेकिन यहां पर ये एक छोटा सा चेंज आ रहा है बस। सही है, अब हमने बात करनी है अपने और रूल की। सही है, तो और रूल में बेसिकली क्या होगा, इसको जरा एक एग्जांपल समझते हैं कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड 52 कार्ड डेक, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट और किंग। सही है, अब देखें जिसको ये नहीं पता कि 52 कार्ड डेक क्या होता है तो मैं जरा बता देता हूँ। ठीक है, आपने कार्ड्स तो देखे ही होंगे, उसके अंदर आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं एक स्टैंडर्ड डेक के अंदर। सही है, उन 52 कार्ड्स में से 13 आपके पास होते हैं स्पेड्स, 13 होते हैं क्लोव जिसको फूल भी लोग बोलते हैं, 13 होते हैं आपके पास हार्ट और 13 होते हैं डायमंड्स। ठीक है, ये 4 सूट्स होते हैं आपके पास, तो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 ये आपके पास 52 बन जाएगा। अब इसमें होता ही है कि जो आपके पास 13 कार्ड्स हैं स्पेड्स के, उसके अंदर एक एस होता है, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और 10 से लेकर 2 तक नंबर होते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सही, और यही मामला आपके पास चारों सूट्स के अंदर होता है कि चारों सूट्स में अपना अपना एस होता है, अपना अपना किंग होता है, अपनी अपनी क्वीन, अपना अपना जैक और अपने अपने 10 से लेकर 2 तक नंबर होते हैं। इस तरह आपके पास 52 कार्ड्स बनते हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं आपसे एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर कि जो 52 कार्ड का डेक है इसके अंदर से एक कार्ड हमने निकाला है रैंडमली, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है हार्ट और किंग की। यानी कि जो कार्ड हमने निकाला है वो या तो भाई कोई किंग होना चाहिए या वो हार्ट का कोई कार्ड होना चाहिए। सही है, अब इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या कि हमारे पास और का कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे और रूल लगेगा। और रूल के लिए हमें करना ही होगा कि हमें हार्ट और किंग की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी अपने हार्ट की। सही है, हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है 13/52। कैसे कि भाई हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हो जाएंगे 13 और जो टोटल आउटकम्स हैं टोटल कार्ड्स हैं दैट विल बी 52। 13 कार्ड उसमें से हार्ट्स के हैं तो फेवरेबल अपॉन टोटल। अच्छा, फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग की। अब किंग की प्रोबेबिलिटी किस तरह आएगी कि भाई किंग आपके पास जो आपके डेक के अंदर है वो 4 है, एक किंग ऑफ स्पेड्स है, किंग ऑफ क्लोव है, किंग ऑफ हार्ट है और किंग ऑफ डायमंड्स है। अब 4 आपके पास किंग्स हैं तो आपके फेवरेबल आउटकम्स होगा 4 और आपके टोटल आउटकम्स होगा 52। सही है, ये 2 प्रोबेबिलिटीज आ गई। तीसरी आपने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है किंग ऑफ हार्ट्स की। यानी कि आपके पास जो आपका इवेंट ए था वो और इवेंट बी था वो, उन दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है भाई, एक तो प्रोबेबिलिटी आ गई ना हार्ट्स की और एक आ गई किंग्स की। अब किंग ऑफ हार्ट्स की क्या है, यानी कि जो कार्ड आपके पास आ रहा है वो किंग भी है और हार्ट भी है, यानी कि किंग ऑफ हार्ट्स है। सही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/52 क्योंकि एक ही कार्ड है पूरे डेक में जो कि किंग ऑफ हार्ट्स है। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी कि दोनों इवेंट्स के साथ होने की प्रोबेबिलिटी। ये इस सिर्फ हार्ट्स की थी, ये सिर्फ किंग की थी, ये आपके पास किंग ऑफ हार्ट्स की है। दोनों इवेंट्स जो आपके हैं इवेंट ए और इवेंट बी, उन दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी अब आपने निकाली। सही है, और फिर उसके बाद आप अपना और रूल अप्लाई करेंगे। और रूल सिंपली ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को प्लस करो और उसमें से माइनस करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। यानी कि हमारी एग्जांपल के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट और प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग को आपस में कर दो ऐड और उसमें से सबट्रैक्ट कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ हार्ट्स की। ठीक है, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा किसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट और किंग के लिए। सही है, हार्ट और किंग यानी कि या तो हार्ट है या तो किंग है। सही है, तो हार्ट प्लस किंग माइनस। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हमने किंग ऑफ हार्ट्स की प्रोबेबिलिटी को हार्ट प्लस किंग में से माइनस क्यों किया। भाई इसलिए किया कि देखें जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स निकाल रहे हैं तो हम कह रहे हैं 13/52, हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 13।
यानी कि जो हार्ट के 13 कार्ड्स हैं उन सबको हम कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि उनमें किंग आ गया। इसी तरीके से जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग निकाल रहे हैं तब भी हम चारों किंग्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये बात ये है कि भाई जो किंग ऑफ हार्ट्स है ना, उसको हमने हार्ट के अंदर भी गिन लिया है और किंग के अंदर भी गिन लिया है। बात समझ आ रही है कि प्रोबेबिलिटी जो किंग ऑफ हार्ट्स है उसको हार्ट में भी हमने गिन लिया है, किंग में भी गिन लिया। सही है कि यहाँ पे 13 हार्ट्स हमने किए तो ये 13 टोटल कार्ड्स, इसमें किंग भी आ गया। इस तरीके से जब 4 किंग्स हुए तो चारों किंग्स में हार्ट भी आ गया। ठीक है, तो इसी वजह से हम प्रोबेबिलिटी की निकाल रहे हैं किंग ऑफ हार्ट्स की और उसको इसमें से माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमने डबल डबल जो गिन लिया है ना, कि हार्ट के अंदर भी इसको गिन लिया है किंग ऑफ हार्ट्स को और किंग में भी गिन लिया है। तो इसलिए एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है ताकि वो जो 2 बार आपने किंग ऑफ हार्ट्स को गिन लिया है तो वो चीज़ बैलेंस आउट हो जाए। इसी वजह से हम इसको माइनस कर रहे हैं। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रोलिंग अ डाई वंस, कि एक बार आपने एक डाइस रोल किया और आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 5 की। सही है, तो 2 और 5 की प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो कि होती है 1/6। उसके बाद आपको चाहिए होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, वो भी 1/6 होगी। ज़ाहिर है जब एक डाइस को रोल करेंगे तो सारे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 ही होती है, एक बार रोल करें डाइस को। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड 5। अब बात सारी ये है कि भाई जब एक बार डाइस को रोल कर रहे हैं तो 2 और 5 दोनों तो आ ही नहीं सकते, या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा ना, दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते। ठीक है, तो अब जब दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। सही है, अब अपना वो फॉर्मूला लगा लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड 5। तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा 2/6। ठीक है, अब देखें इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं ना, थोड़ा नीचे ले जाता हूँ भाई। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना, जो दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, ठीक है, जिनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होती है, दैट आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में आपके पास क्या होता है कि दो ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि आपस में हो ही नहीं सकते, जिनका आप एक साथ होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, वो अलग अलग होंगे, एक साथ नहीं हो सकते, तो ऐसे इवेंट्स आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं। सही है जी, तो 2 एंड 5 आर बेसिकली व्हाट, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों? क्योंकि जब आप एक बार एक डाइस को रोल करते हैं तो आपके पास या तो 2 आ सकता है या 5 आ सकता है या कोई और नंबर आ सकता है, 2 और 5 एक साथ नहीं आ सकते। सही है, तो ये आपके पास आ गया और रूल। अब जरा आपने वापस उस पर चले जाते हैं। यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को बेसिकली समराइज किया था कि आपके पास और रूल क्या होता है कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ ए और बी दो इवेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को आपस में ऐड करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी ऐड होगी और इन दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी इसमें से, इनके सम में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो दो तरह की सिचुएशंस आपके पास आ सकती हैं और के लिए, या तो इवेंट्स दैट कैन नेवर हैपन टुगेदर या फिर इवेंट्स दैट कैन हैपन टुगेदर। ठीक है, यानी कि ये क्या थे हमारे पास, जो दो एक साथ नहीं हो सकते दो इवेंट्स, दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, 2 और 5 की जैसे हमने बात की। सही, इवेंट्स दैट कैन हैपन टुगेदर, अभी हमने जो हार्ट्स और किंग वाली बात की कि वो दोनों एक साथ हो सकते थे, कि आपके पास हार्ट्स भी आ सकता था, किंग भी आ सकता था, किंग ऑफ हार्ट्स भी आ सकता था। और एंड या देन के अंदर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे भी दो ही सिचुएशंस होंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे और डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालना है तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर ए देन बी निकालना है तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे बी आफ्टर ए की प्रोबेबिलिटी, यानी कि बी की प्रोबेबिलिटी ए के होने के बाद। ए वाला इवेंट जो है वो हो चुका। सही है, ग्रीन बॉल निकाल चुके, अब ब्लू बॉल निकाल लेंगे। सही है, तो ये हमने जो है यहाँ तक बात कर ली अपने कंबाइंड इवेंट्स की। अब हम बात करेंगे ज़रा ट्री डायग्राम्स की। ठीक है, ट्री डायग्राम्स भी बेसिकली हमारे जो कंबाइंड इवेंट्स हैं उनका ही पार्ट है। ठीक है, ये बस एक ज़रा आसान तरीका है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं कंबाइंड इवेंट्स की, उनको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले जो ट्री डायग्राम्स हैं वो कौन से वाले हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले। विदाउट रिप्लेसमेंट का मैंने बताया था कि जैसे कि हमारे पास एक बैग के अंदर वो 3 ग्रीन बॉल्स थी और 2 ब्लू बॉल्स थी, तो हमने ग्रीन बॉल निकाल ली और अब हमारे पास 4 बॉल्स अंदर बच गई
और वो जो ग्रीन हमने बाहर निकाली है उसको हम वापसी अंदर बैग में नहीं डाल रहे, उसको हम साइड पे कर दे रहे हैं, सही, और उसके बाद हम ब्लू बॉल निकाल रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्री डायग्राम्स ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ट्री डायग्राम्स होते क्या हैं? अ विजुअल वे टू शो ऑल पॉसिबल आउटकम्स स्पेशली यूजफुल फॉर कंबाइंड इवेंट्स। ठीक है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके पास कंबाइंड इवेंट्स की, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं अपनी पहली। अ बैग हैज 3 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स। ठीक है, उसी से मिलती जुलती ग्रीन रेड वाली एग्जांपल ये। ठीक है, 2 balls आर पिक्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, ड्रॉ अ ट्री डायग्राम। सही है, ट्री डायग्राम आपने बनाना है इसका। देखिए आपके पास ये बैग मैंने बना दिया, 3 रेड बॉल्स हैं इसके अंदर और 2 क्या हैं आपके पास ब्लू बॉल्स। अब ट्री डायग्राम आपका कुछ इस तरह बनेगा कि आपके पास 2 आउटकम्स पॉसिबल है। जब भी आप कोई बॉल निकालेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस है कि या तो आप रेड बॉल निकालेंगे या आप ब्लू बॉल निकालेंगे, सॉरी। ठीक है, तो आपके पास एक ब्रांच बन गई रेड की, एक ब्रांच बन गई ब्लू की। ठीक है, अब जब आप रेड बॉल निकालेंगे, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास? 3/5। ठीक है, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास? 3/5 है, क्योंकि 3 आपके फेवरेबल आउटकम है और टोटल कितने हैं? 5। ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास? 2/5। ठीक है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी आपके पास 2/5 है। ये आपने एक बॉल निकाल ली, सही, ये आपकी फर्स्ट पिक हो गई कि या तो आप रेड बॉल निकालेंगे या आप ब्लू बॉल निकालेंगे। अगर आप रेड निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है, अगर आप ब्लू निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं सेकंड पिक के ऊपर। ठीक है, सेकंड पिक के अंदर आपके पास हो क्या रहा है? फॉर एग्जाम्पल, जो आपने पहली बॉल निकाली दैट इज रेड बॉल। सही है, जो भी आपने पहली बॉल निकाली दैट इज अ रेड बॉल। तो अब एक रेड बॉल जो आपने निकाल ली ना, उसको निकाल के आपने साइड पे कर दिया। ठीक है, उसको एक जो एक बॉल आपने रेड निकाली है ना, उसको निकाल के आपने कर दिया साइड पे, और अब आपके पास बच गई 2 रेड और 2 ब्लू बॉल्स। अब आपने अपनी सेकंड बॉल पिक करनी है। ठीक है, यहाँ सवाल में लिखा हुआ है ना 2 balls आर पिक्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बॉल निकाल के बाहर रख दी भाई, रेड वाली निकाल ली। अब आपने दूसरी बॉल पिक करनी, तो अब आपके पास क्या आउटकम्स बन सकते हैं? तो अभी भी आपके पास 2 ही आउटकम बनेंगे, या तो आप रेड बॉल निकालेंगे या आप ब्लू बॉल निकालेंगे। ठीक है, इस बार आपके पास रेड की प्रोबेबिलिटी 2/4 हो जाएगी, क्योंकि टोटल बॉल्स आपकी 4 हैं और जो फेवरेबल है वो 2 है। ठीक है, यहाँ पर 3/5 थी क्योंकि टोटल आपके पास 5 थी और जो फेवरेबल थी वो 3 थी। लेकिन अब क्योंकि एक रेड बॉल निकल चुकी, तो अब 2 जो है आपकी फेवरेबल है और 4 जो है आपके टोटल। इसी तरीके से ब्लू की प्रोबेबिलिटी भी 2/4 ही होगी, क्योंकि टोटल 4 फेवरेबल 2। सही है, सेकंड पिक के ऊपर। अच्छा, एक काम तो आपका ये हो सकता है, और दूसरी चीज ये हो सकती है, कि यार जो पहली बॉल आपने निकाली ना, वो आपने ब्लू निकाल ली बाहर। ठीक है, तो अब क्या सिचुएशन बन जाएगी? अब ये सिचुएशन बन जाएगी कि अब आपने दूसरी बॉल निकाल ली है, तो दूसरी बॉल के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? फिर से 2 ऑप्शन हो गए, या तो आप रेड बॉल निकाल सकते हैं या ब्लू बॉल निकाल सकते हैं। ठीक है, इस बार रेड के लिए आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 3/4, क्योंकि 3 रेड बॉल्स अभी भी अंदर हैं और टोटल आपके पास बॉल्स हैं 4, तो 3/4 फेवरेबल अपॉन टोटल। अच्छा, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ब्लू बॉल की सेकंड पिक के ऊपर ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 कि आपके पास अब एक ब्लू बॉल रह गई है खाली, क्योंकि एक आप ऑलरेडी निकाल के साइड पे कर चुके, और टोटल बॉलें कितनी रह गई? 4। सही है, तो इस तरीके से आप एक ट्री डायग्राम बनाते हैं अपना विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। जब बात करते हैं ट्री डायग्राम्स विद रिप्लेसमेंट की, ठीक है, अब विद रिप्लेसमेंट जो है इंतहाई आसान है। विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने क्या कर रहे थे कि हम एक बॉल निकालते थे और उसको साइड पर रख देते थे, उसके बाद जो 4 बॉल्स बच रही थी उनमें से फिर हम चूज कर रहे थे। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट में हम ये करेंगे कि जो भी बॉल हम बाहर निकालेंगे उसको हम वापस डाल देंगे। ठीक है, अ बैग हैज 3 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स, वही एग्जांपल है, उसी को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ रिप्लेसमेंट समझाने के लिए। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने समझा दी, अब विद रिप्लेसमेंट समझाने के लिए उसी एग्जांपल को मैं आगे लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो वही सेम बैग है, 5 बॉल्स हैं, 3 रेड 2 ब्लू, 2 balls आर पिक्ड विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि जो बॉल आपने बाहर निकाली वो आपने वापस डाल दी। अब वो कह रहे हैं ड्रॉ अ ट्री डायग्राम। ठीक है, अब इसके लिए हमें ट्री डायग्राम बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम एक बॉल को पिक करेंगे तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरे पास रेड आ जाएगी या तो ब्लू आ जाएगी। रेड की प्रोबेबिलिटी 3/5, ब्लू की 2/5। सही है, अब जब मैं रेड निकालूंगा तो मैं उसको वापस अंदर डाल दूंगा। सही है, तो अब जब सेकंड पिक होगी तो मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। सही, क्योंकि बैग के अंदर कोई चेंज ही नहीं आया भाई, जो बॉल मैंने बाहर निकाली थी वो मैंने वापस डाल दी। तो अब जब मैं दूसरी बार निकालने जाऊंगा तो रेड की प्रोबेबिलिटी 3/5 होगी और ब्लू की 2/5 होगी, क्योंकि बैग से जो बाहर आई थी वापस अंदर चली गई। ठीक है,
इसी तरीके से ब्लू के लिए भी, कि ब्लू की प्रोबेबिलिटी पहली बार में तो 2/5 होगी, ठीक है। अब जब मैं ब्लू बॉल को बाहर निकालूंगा, ठीक है, 2/5 मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई। उसके बाद मैं इसको वापस अंदर डाल दूंगा। अब क्या, मैं दूसरी बार बॉल निकालने जा रहा हूँ, तो दूसरी बार क्या होगा, रेड की प्रोबेबिलिटी 3/5 और ब्लू की 2/5 फिर से। सही है, प्रोबेबिलिटीज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो बॉल मैं बाहर निकाल रहा हूँ वही मैं वापस भी डाल दे रहा हूँ। तो इस तरह दो बॉल्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब ये कुछ रूल्स हैं, इनको देख लेते हैं। पहला रूल हमारा ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई अलोंग द ब्रांचेस फॉर एंड। सही है, ये आगे मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। एड फाइनल ब्रांचेस फॉर और ब्रांचेस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट हैव अ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। ठीक है, ये पॉइंट नंबर जो 3 है इसको मैं पहले समझा देता हूँ। देखिए, ब्रांचेस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का मतलब ये है कि ये एक सिंगल पॉइंट है, इससे जो मेरे पास ब्रांचेस निकल रही हैं इनकी अगर मैं प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 1। सही है, तो 3/5 अपॉन प्लस 2/5 क्या होता है, 1 होता है। सही, इसी तरीके से ये एक पॉइंट है, इससे मेरे पास जो दो ब्रांचेस निकल रही हैं इनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं इनको जब मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1। ये दोनों क्या होंगी, 1 के बराबर होंगी। इसी तरीके से ये एक पॉइंट है, इससे जो दो ब्रांचेस निकल रही हैं इनकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक पॉइंट है, इससे दो ब्रांचेस निकल रही हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर है, बिल्कुल है। 2/4 प्लस 2/4 क्या होता है, 4/4, जो कि 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से यहाँ पर देख लें, 3/4 प्लस 1/4 कितना होता है, 4/4, ये भी 1 के बराबर है। इसी तरीके से ये वाला भी 1 के बराबर ही है। तो ये बात होगी कि बेसिकली पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 1 और 2 को समझते हैं अभी थोड़ी देर रुक के। सही है, सबसे पहले वो कह रहे हैं फाइंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ बोथ आर रेड। बोथ आर रेड का मतलब ये है कि यार आपने जो दो बॉल्स निकाली हैं वो पहली वाली भी रेड है और दूसरी वाली भी रेड है, कि पहली बार में भी आपके पास रेड आया है और दूसरी बार में भी रेड आया है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, कि अगर हमें फर्स्ट टाइम में भी रेड चाहिए और सेकंड टाइम में भी रेड चाहिए, यहाँ पे रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा हुआ ना, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं रिप्लेसमेंट के लिए भी निकाल लेता हूँ और विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, रिप्लेसमेंट, पहले जरा रिप्लेसमेंट के लिए निकालते हैं कि हम एक बॉल बाहर निकाल रहे हैं और उसको फिर वापस डालते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड क्या होगी हमारे पास, सबसे पहले मैंने एक बॉल बाहर निकाली, रेड थी, प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5। ठीक है, उसके बाद मैंने ये वाली बॉल वापस अंदर डाल दी, फिर मैंने एक और बॉल बाहर निकाली, वो भी रेड थी, प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकंड पिक के ऊपर 3/5। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये दो प्रोबेबिलिटीज मेरे पास आई हैं, इनको मैं ऐड करूं या फिर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं इनके साथ। ठीक है, तो अब मेरा ये रूल काम आएगा कि मल्टीप्लाई अलोंग द ब्रांचेस फॉर एंड फाइनल ब्रांचेस फॉर और। ठीक है, कि आपके पास जब हम अलोंग द ब्रांच जाएंगे तो क्या होगा, ऐड होगा। सही है, बेसिकली इस प्रोबेबिलिटी को मैं इस तरह लिख देता हूं, आर एंड आर, कि पहली भी रेड और दूसरी भी रेड। सही है, तो अब जब हम अलोंग द ब्रांच जा रहे हैं तो आपके पास दोनों प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सही है, कि आपके पास पहली बॉल भी रेड आई, दूसरी भी रेड आई, तो हम अलोंग द ब्रांच जा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कि रेड एंड रेड, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9/25 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें, विदाउट लिख रहा हूं बस, तो यहां पर भी मुझे प्रोबेबिलिटी किस चीज की चाहिए, रेड एंड रेड की। ठीक है, लेकिन बस फर्क क्या पड़ेगा विदाउट रिप्लेसमेंट वाले डायग्राम में, कि आपके पास पहली बार में प्रोबेबिलिटी होगी 3/5 के पहली बार रेड। अब आपने जो रेड बॉल निकाली है वो बाहर रख दी, अब आप जब दोबारा से निकालने जाएंगे तो अंदर सिर्फ 4 बॉलें रह जाएंगी आपके पास टोटल, और 2 रह जाएंगी रेड की, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/4। अब यहां पर भी हम क्योंकि अलोंग द ब्रांच जा रहे हैं तो आपके पास दोनों प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी, तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/4 हो जाएगा। सही है, तो ये हो जाएगा 6/20।
अच्छा, पार्ट 2 में कह रहे हैं दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। सही है, डिफरेंट कलर का मतलब ये है कि सबसे पहले रिप्लेसमेंट के लिए बात करते हैं डिफरेंट कलर, कि आपको प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो निकालनी है रेड एंड ब्लू की, या फिर और ब्लू एंड रेड की। कि भाई या तो मेरे पास पहली वाली रेड आ जाए दूसरी वाली ब्लू आ जाए, या पहली वाली ब्लू आ जाए दूसरी वाली रेड आ जाए। सही है, और हम बात कर रहे हैं रिप्लेसमेंट की, तो मुझे अगर पहली वाली रेड और दूसरी वाली ब्लू चाहिए, तो पहली वाली रेड अगर मुझे चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है 3/5 है, और दूसरी वाली की क्या है 2/5 है। तो अलॉन्ग द ब्रांचेस हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5 के साथ। और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए ब्लू एंड रेड की, तो मेरे पास क्या है ब्लू की प्रोबेबिलिटी है 2/5 और रेड की है 3/5। हम अलॉन्ग द ब्रांच जा रहे हैं तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी मल्टीप्लाई। तो पहले हमें हमारे पास ब्लू आ गई 2/5 3/5, ठीक है, ये आपके पास हो गया अलॉन्ग द ब्रांचेस, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो और के लिए हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। सही है, मेरे पास दो सिचुएशंस बेसिकली बन रही है ना, कि भाई या तो मेरे पास रेड और ब्लू आ सकती है या ब्लू और रेड आ सकती है, ठीक है, क्योंकि सवाल हमें ये कह रहा है दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। सही है, कि एक ब्लू एक रेड है, तो पहले रेड बाद में ब्लू आ सकती है, या पहले ब्लू बाद में रेड आ सकती है, ये दोनों सिचुएशन बन सकती है, इसलिए मैंने और लगाया इन दोनों सिचुएशन के लिए। अब और में हम क्या करेंगे प्लस। सही है, वो कह रहे हैं ना ऐड फाइनल ब्रांचेस फॉर और, तो बेसिकली हो क्या रहा है हमारे पास, ब्रांचेस को देखते हैं कि पहले रेड और फिर ब्लू आ रही है, पहले ब्लू और फिर रेड आ रही है। तो अब यहाँ पर ये और ये और ये तो आपस में हो रही है मल्टीप्लाई, लेकिन जो फाइनल ब्रांचेस हैं वो आपस में क्या होंगी ऐड होंगी। सही, ये मतलब है बेसिकली कि मल्टीप्लाई अलोंग द ब्रांचेस फॉर एंड, ऐड फाइनल ब्रांचेस फॉर और। तो ये हो जाएगा 6/25 प्लस 6/25 12/25 आंसर हो गया। सही है, ये रिप्लेसमेंट के लिए मैंने आपको कर दिया। अब अगर मुझे विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए यही चीज करनी है, तो इसमें सिर्फ जो चेंज आएगा ना वो ये आएगा कि मेरे पास प्रोबेबिलिटीज चेंज हो जाएंगी। सही है, मामलात वही रहेंगे, बस प्रोबेबिलिटीज चेंज हो जाएंगी। कैसे, कि भाई अगर पहले बात करें रेड एंड ब्लू की, तो रेड की प्रोबेबिलिटी थी 3/5, और अब हम क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं कि हम जो एक बॉल बाहर निकाल रहे हैं वो हम वापस नहीं डाल रहे, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/4। इसी तरीके से और है बीच में, तो ऐड का साइन और की वजह से। इसी तरीके से ब्लू एंड आर की क्या होगी रेड की, कि पहले हम ब्लू निकाल रहे हैं तो 2/5, और फिर क्या है हम रेड निकाल रहे हैं तो 3/4। सही है, मैं विदाउट रिप्लेसमेंट वाला डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि पहले रेड और फिर ब्लू आ रही है, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई, पहले ब्लू फिर रेड आ रही है, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई, और ये दोनों ब्रांचेस आपस में ऐड। सही है, तो इसका जो भी आंसर आए फिर आप लोग वो निकाल देगा। अच्छा, अब पार्ट नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है फर्स्ट इज ब्लू सेकंड इज रेड। सही है भाई, अब ये चीज इसने ना यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि पहली वाली जो है वो क्या होनी चाहिए ब्लू, और दूसरी वाली क्या है वो रेड होनी चाहिए। यानी कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या बी आर लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, कि पहली वाली आपके पास ब्लू होगी, दूसरी वाली आपके पास रेड होगी लाजमी। सही, ये इसने क्या लगा दी कंडीशन लगा दी। तो पहली वाली अगर मुझे ब्लू चाहिए तो रिप्लेसमेंट में जाके देखते हैं कि पहले तो रिप्लेसमेंट की बात करते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। तो पहली वाली अगर मुझे ब्लू चाहिए तो दैट विल बी 2/5, और दूसरी वाली चाहिए रेड तो 3/5। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 अलॉन्ग द ब्रांचेस मल्टीप्लाई करेंगे, 6/25 आंसर हो जाएगा। सही है, यही चीज विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए भी करके देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू रेड, पहले ब्लू फिर रेड, तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला डायग्राम भी देख लेते हैं। पहले ब्लू अगर आ रहा है हमारे पास तो प्रोबेबिलिटी है 2/5, और उसके बाद रेड आ रहा है तो 3/4। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4,
अलोंग द ब्रांचेस हैं तो मल्टीप्लाई होंगे आपस में 6/20। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं ओनली वन इज रेड। सही है, यानी कि आपको इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई जो दो बॉल्स आप निकाल रहे हैं उनमें से सिर्फ एक रेड है। तो जब एक रेड होगी तो क्या होगा आपके पास, फिर से यही वाली सिचुएशन बेसिकली आपके पास दूसरे अल्फाजों में लिखी हुई है डिफरेंट कलर वाली, कि एक रेड के लिए आप क्या कर सकते हैं कि रेड एंड ब्लू निकाल सकते हैं या फिर ब्लू एंड रेड निकाल सकते हैं। सही है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक सेकंड। सही है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि अगर तो हमारे पास रिप्लेसमेंट हो रही है तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या थी 12/25, यानी कि हम जो बॉल बाहर निकाल रहे हैं उसको वापस डाल दे रहे हैं। और अगर रिप्लेसमेंट नहीं हो रही विदाउट रिप्लेसमेंट तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली नहीं थी, तो बहरहाल वो जो भी है इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, मैं इसको निकाल ही लेता हूँ। तो ये बेसिकली आपके पास आ रहा है 3/5। सही, तो 3/5 आपके पास आ रही थी विदाउट रिप्लेस। आगे बात करते हैं पार्ट 5 के अंदर एटलीस्ट वन इज ब्लू की बात हो रही है। सही है, एटलीस्ट वन इज ब्लू, यानी कि या तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि भाई दोनों ही ब्लू आ जाए, या फिर आपको बतानी है कि भाई पहली वाली रेड और दूसरी वाली ब्लू आ जाए, या फिर आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी कि भाई पहली वाली ब्लू और दूसरी वाली रेड आ जाए। ठीक है, ये तीन प्रोबेबिलिटीज आपको बतानी है। सही है, तो अब विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज को निकालेंगे। ठीक है, और उनको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक काम तो ये हो सकता है। दूसरा काम पता है क्या हो सकता है, एक आसान काम भी हो सकता है कि हम वन में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड। सही, इससे हमें फायदा क्या हो जाएगा कि भाई जो काम कम करना पड़ेगा। सही, यहाँ पर मुझे तीन प्रोबेबिलिटीज निकाल के उनको आपस में ऐड करना पड़ रहा है, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कि भाई देखो वन होती है टोटल प्रोबेबिलिटी। सही है, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम पहले लेक्चर में बताया था वन होता है। सही है, अब इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड, यानी कि दोनों बॉलें रेड आने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं, तो मेरे पास यही तीन प्रोबेबिलिटीज बच जाएंगी। सही है, तो मैं इतना मुश्किल काम क्यों करूं, मैं आसान काम कर लेता हूं, मैं वन में से माइनस करवा देता हूं। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड कितनी होगी ये जरा देखते हैं। पहले विद रिप्लेसमेंट के लिए देख लेते हैं। तो पहली रेड आए 3/5, दूसरी भी रेड आए 3/5, ये क्या हो जाएगा 9/25। सही है, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 9/25 हो जाएगा। वन में से 9/25 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16/25। ठीक है, ये आपके पास हो गया किसके लिए, विद रिप्लेसमेंट के लिए। अब यही काम विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए करेंगे, लेकिन बस क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले डायग्राम के ऊपर चले जाते हैं। पहली रेड आए 3/5 प्रोबेबिलिटी है, दूसरी भी रेड आए 2/4 प्रोबेबिलिटी है। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/4, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/4, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 6/20। ये 3 2 6, 5 4 20।
7/10 आपका आंसर आ जाएगा। सही है, ये हो गया हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। सही है जी। मैंने तीनों प्रोबेबिलिटीज अलग अलग निकालने की बजाय क्या काम किया कि भाई 1 में से माइनस करवा दी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की चाहिए थी, एटलीस्ट 1 इज ब्लू। सही है, कि जो 2 बॉल्स मैं निकाल रहा हूँ उनमें से कम एक ब्लू हो। तो ये या तो वही हो सकता था कि दोनों ही ब्लू हो जाए, या फिर पहली रेड दूसरी ब्लू, पहली ब्लू दूसरी रेड। सही है, ये 3 सिचुएशंस थी। चौथी सिचुएशन ये बन सकती थी कि दोनों ही रेड आ जाए मेरे पास। तो मैंने सिंपल काम ये किया कि मेरे पास देखें इन चारों की जो प्रोबेबिलिटीज थी उनका सम था 1 के बराबर, क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया कि जो सिचुएशन मुझे नहीं चाहिए थी ना, बस उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से निकाल दी। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, इन तीनों के सम का आंसर आ गया। सिंपल काम। सही है, विद रिप्लेसमेंट के लिए ये हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए ये हो गया। सही है, तो यहाँ पर हमारी जो है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर खत्म हो गया।